पूरी दुनिया में भारत का असर बढ़ रहा है। पर सवाल है कैसे? यह कहानी सिर्फ इकोनॉमी की नहीं है। आज हम बात करेंगे उन 4 पिलर्स की, उन 4 स्तंभों की जो भारत को एक ग्लोबल पावर बना रहे हैं। बात होगी खेतों से लेकर स्पेस तक और हजारों साल पुराने मंदिरों से लेकर एकदम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि ये बदलाव आखिर कितना बड़ा है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 150.18 मिलियन टन। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इतना बड़ा नंबर है कि ये किसी भी देश की, कह सकते हैं, किस्मत बदल सकता है। तो क्या है ये? स्टील प्रोडक्शन? या हो सकता है किसी बहुत बड़े डैम का वजन हो? इसका जवाब छिपा है भारत की कहानी के इस पहले और सबसे जमीनी पिलर में। भारत के बढ़ते प्रभाव को समझने के लिए हम इन 4 हिस्सों में अपनी यात्रा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे भारत की फूड पावर को, फिर इसकी टेक्नोलॉजी में जो जबरदस्त उछाल आया है उस पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम इसकी सांस्कृतिक जड़ों की गहराई को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब ताकतों के साथ भारत दुनिया में अपनी जगह कैसे बना रहा है। तो 150.18 मिलियन टन का जो सस्पेंस था वो अब खत्म हुआ। ये है चावल। और ये सिर्फ एक फसल का आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का ऐलान है कि भारत अब दुनिया की एक नई फूड सुपर पावर है। यही वो नींव है जिस पर भारत का बढ़ता प्रभाव खड़ा हो रहा है। ये चार्ट ये एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक बदलाव को दिखा रहा है। कई दशकों में पहली बार भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है। सोचिए, ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये ग्लोबल फूड मार्केट में एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट है। और हाँ, पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी के लिए भी इसके मायने बहुत गहरे हैं। और ये जो ग्लोबल जीत है ना, ये दरअसल हमारे घर में ही जीती गई है। इस चार्ट को देखिए, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के असली हीरो हैं। यही वो इंजन है जो भारत की फूड पावर को दुनिया के सामने ला रहे हैं। तो आखिर इस कामयाबी के पीछे का राज क्या है? देखिए, अच्छा मौसम और उपजाऊ मिट्टी तो है ही, लेकिन असली गेम चेंजर है पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की काबिलियत, जहां किसान साल में 3-3 बार चावल की फसल उगा सकते हैं। ये तो प्रोडक्टिविटी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। चलिए, अब जमीन से थोड़ा ऊपर उठते हैं और भारत के दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं। खेती की ताकत तो अपनी जगह है, लेकिन अब हम टेक्नोलॉजी और डिफेंस में उस जबरदस्त छलांग को देखेंगे जो भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की नींव रख रही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये समझना जरूरी है कि डीप टेक आखिर है क्या। देखिए, ये कोई आम ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं है। ये एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसी बहुत गहरी साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित टेक्नोलॉजी है। सच कहें तो यही हमारा भविष्य तय करने वाली है। और इस फील्ड में भारत का लक्ष्य बहुत बड़ा है। अभी हम दुनिया के 6ठे सबसे बड़े डीप टेक इकोसिस्टम है। लेकिन जरा सोचिए, 2030 तक यहाँ 10,000 से ज्यादा डीप टेक स्टार्टअप्स होंगे। ये सिर्फ एक कदम नहीं, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी में एक क्रांति लाने की तैयारी है। और इस ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए सरकार भी पूरा जोर लगा रही है। डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी डीएलआई स्कीम जैसी पहले हैं, वो हमारी घरेलू कंपनियों को सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन के लिए 50% तक की फाइनेंशियल मदद दे रही हैं। इससे आत्मनिर्भरता का सपना और पास आ रहा है। टेक्नोलॉजी में ये तरक्की सिर्फ सिविलियन सेक्टर तक ही सीमित नहीं है। डिफेंस में भी 2 बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और दोनों ही स्वदेशी हैं। पहली, इंडियन आर्मी दुनिया की पहली सेना बनेगी जो रैम जेट पावर्ड आर्टिलरी शेल्स इस्तेमाल करेगी। और दूसरी है सूर्यास्त्र, जो एक मेड इन इंडिया रॉकेट लॉन्चर है। अब ये टेबल देखिए, ये इन टेक्नोलॉजीज की असली ताकत बताती है। पहले बात करते हैं रैम जेट शेल्स की। इसकी खासियत क्या है? ये आसपास की हवा को ही अपने ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है। कमाल है ना? इसी वजह से इसकी रेंज 30 से 50% तक बढ़ जाती है। और फिर है सूर्यास्त्र सिस्टम। ये 300 किलोमीटर दूर तक निशाना लगा सकता है, और वो भी 5 मीटर से कम की गलती के साथ, मतलब एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी। ये हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज में एक बहुत बहुत बड़ा लीप है। अब हम आते हैं अपने तीसरे स्तंभ पर, कल्चर और हेरिटेज। ये पिलर इस बात को दिखाता है कि कैसे भारत अपनी हजारों साल पुरानी जड़ों को सहेजते हुए मॉडर्न जमाने के साथ कदम मिला रहा है। ये एक बहुत ही अनोखा बैलेंस है। इसका सबसे बड़ा सिंबल है सोमनाथ मंदिर। 1026 में महमूद गजनी के हमले से लेकर आज तक ये मंदिर हमारे देश की सहन शक्ति और पहचान का प्रतीक रहा है।
और पता है 2026 में इसके पहले बड़े हमले की 1000वीं सालगिरह मनाई जाएगी, जो इसके शानदार इतिहास को याद दिलाएगी। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि आज़ादी के बाद इसका पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शुरू करवाया था। ये चीज़ इस मंदिर के प्राचीन इतिहास को सीधे सीधे मॉडर्न आज़ाद भारत की कहानी से जोड़ देती है। और यही बैलेंस तो भारत की कहानी को इतना खास बनाता है। एक तरफ हम 1000 साल पुराने इतिहास को सम्मान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार का मधुबनी जिला पूरी तरह से पेपरलेस होकर भविष्य की ओर छलांग लगा रहा है। ये पुराने और नए भारत के एक साथ चलने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और भारत की ये जो कल्चरल एनर्जी है वो आज भी हर कोने में दिखती है, चाहे वो उर्मिला सत्यनारायणन का क्लासिकल डांस हो जिसे सबसे बड़ा सम्मान मिला, या दिल्ली में साहित्य का बड़ा फेस्टिवल हो, या फिर हमारी आर्मी का वो अनोखा रेडियो स्टेशन जो बॉर्डर पर लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये सब एक जिंदा, एक वाइब्रेंट कल्चर का सबूत है। तो चलिए अब अपने आखिरी पिलर पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सारी घरेलू ताकतें भारत को एक कॉम्प्लेक्स और लगातार बदलती दुनिया में कहाँ खड़ा करती हैं। दुनिया का मंच हमेशा बदलता रहता है और भारत को इन मुश्किल समीकरणों के बीच अपनी जगह बनानी है। वेनेजुएला का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां बड़ी बड़ी शक्तियां अपने असर के लिए होड़ कर रही हैं। भारत के लिए ऐसी घटनाएं एक चुनौती भी हैं और एक मौका भी। ये दिखाती हैं कि दुनिया को एक बैलेंस्ड और इंडिपेंडेंट आवाज की जरूरत है और भारत वही भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। इसी ग्लोबल स्टेज पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जैसी संस्थाएं बहुत मायने रखती हैं। 2026 में 5 नए नॉन परमानेंट सदस्य आ रहे हैं जो दुनिया के मुद्दों पर चर्चा का रुख बदल सकते हैं। ये भारत के लिए भी अहम है, जो न सिर्फ इसका सदस्य रह चुका है बल्कि परमानेंट सीट के लिए अपनी दावेदारी भी लगातार मजबूत कर रहा है, ताकि दुनिया के फैसलों में उसकी आवाज़ और भी बुलंद हो। लेकिन ग्लोबल स्टेज पर जगह बनाने के साथ साथ भारत को अपनी अंदरूनी चुनौतियों से भी निपटना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसका एक सटीक उदाहरण है। ये विकास के लिए तो जरूरी है, लेकिन इससे एक बेहद दुर्लभ पक्षी व्हाइट बेलीड हेरॉन के घर पर भी खतरा है। विकास और पर्यावरण के बीच ये संतुलन बनाना ये एक बहुत बड़ी और लगातार चलने वाली चुनौती है। तो हमने देखा कि कैसे खेती, टेक्नोलॉजी और कल्चर, ये तीनों मजबूत स्तंभ भारत को अंदर से ताकत दे रहे हैं। पर असली सवाल तो ये है कि जैसे जैसे ये पिलर्स और ऊंचे और मजबूत होते जाएंगे, तो दुनिया के मंच पर भारत अपने लिए कौन सा नया रोल तैयार करेगा? एक लीडर का, एक बैलेंसर का, या कुछ और? इसका जवाब वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।